कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल। सर आपकी वॉइस डिस्टिंक्ट आ रही है, क्लियर नहीं है। ओके, क्लियर नहीं आ रही क्या? अच्छा क्लियर है, कुछ बच्चे बेटा बोल रहे क्लियर है, बाकी क्लियर लोग है सर। क्लियर है? ओके, नहीं सर, क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही। चलो कुछ अभी क्या, अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके यस सर। ओके ओके, चलिए। हाँ तो कोलैटरल ओवरलैपिंग, हेलो, कोलैटरल ओवरलैपिंग मैंने थोड़ा सा समझा दिया था। कोलैटरल ओवरलैपिंग जब आपके जो ऑर्बिटल का एक्सिस और ओवरलैपिंग का एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, करेक्ट। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, सपोज आपका ये एक पी वाई ऑर्बिटल है, दूसरा पी वाई ऑर्बिटल है, तो इनका एक्सिस कैसा है बेटा? कुछ इस तरीके से होगा। यदि इनका और इनका जो एक्सिस है वो यदि इस तरीके से है, वाई एक्सिस में है, और यदि बेटा ओवरलैप ये कुछ इस तरीके से हो, मतलब क्या होगा, ये कुछ एक्स एक्सिस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनसे जो बनने वाले ऑर्बिटल होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इस तरीके की ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलैटरल ओवरलैपिंग। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? कुछ इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। थोड़ा और अच्छे से बनाऊं, कुछ इस तरीके से बेटा ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। इसी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो वे है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। इसको एक तरीका और है रिप्रेजेंट करने का, इस तरीके से, कुछ सिंपल इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। तो जिस तरीके से भी आपको दिखाने का मन हो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब आपका एक्सिस और मतलब जो एक्सिस और जो आपका ऑर्बिटल का एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब आप उसको क्या बोलेंगे? कोलैटरल ओवरलैपिंग। ओके, समझ में आ गया सभी को? तो लिख लो, इन दिस ओवरलैपिंग, in this overlapping take place perpendicular to, इसका साइन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू intermolecular axis या internuclear axis भाई कौन हुआ किसी का? internuclear axis and resulting ओके, पीपी ओवरलैप को एक्सियल ओवरलैपिंग से स्टार्ट करना था। मैं पूछ रहा था कहां तक हो गया, तो मेरे को लोगों ने बताया पीपी ओवर, आपने बोला था टॉपिक लिख के। ओके वो गड़बड़ हो गया। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद मैं पीपी ओवरलैपिंग जो छूट गया है उसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। यदि किसी ने अभी नहीं लिखा है तो वो स्पेस छोड़ दो, जस्ट सिंपल 3-4-5 लाइन छोड़ दो, ठीक है, और फिर उसके बाद में इसके बाद में उसको करा दूंगा। ओके, यदि किसी ने ये लिख लिया तो कोई बात नहीं, उसके नीचे लिख लेना। जिसने स्पेस नहीं लिखा है अभी वो क्या करे, 3-4 लाइन छोड़ दो, उसके बाद ये नोट कर लो, फिर उसके बाद में जो छूटा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट करा दूंगा। बस 5 लाइन से ज्यादा नहीं छोड़ रहे हैं।
तो ये हो जाएगा आपका इन दिस ओवरलैपिंग टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड रिजल्टिंग in form of pi bond. In this overlapping take place perpendicular to the internuclear axis, resulting in the form of pi bond. नोट कर लो इतना। सर आप एक बार वापस समझा दो। बेटा वापस 10 बार समझा चुका हूँ, क्लास में भी 4-5 बार समझाया था। इधर देखो, ये आपका जो ऑर्बिटल है ये क्या है? हाँ सर हो चुका है, हो चुका है। ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। अब जब कभी आपका बेटा कोलैटरल ओवरलैपिंग उसको बोलेंगे जब आपकी एक्सिस ये और जो आपकी ओवरलैपिंग की एक्सिस है वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब आपको जब इस तरीके से ओवरलैपिंग हो। अभी तक क्या हो रहा था, जो उससे पहले जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा था वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रहा था, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा था। जब उस तरीके की यदि ओवरलैपिंग होगा तो उसको आपने क्या बोला था, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और जब आपका क्या हो, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो, उसको आप क्या बोलोगे? ओके ठीक है, नोट करो इसको फास्ट। सर मुझे लगा आपने बेटा वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी, आप मेरे को मैसेज करो जो भी बोलना चाह रहा है, जो भी एकदम मैसेज करो मेरे को, डायरेक्ट मैसेज करो। ये आज का पहला पेज है और जिसकी हेडिंग पीपी ओवरलैपिंग यदि डाल रखा है वो 4-5 लाइन छोड़ दो, इसको नोट कर लो। अभी मैं पीपी ओवरलैपिंग बताने वाला हूँ। इसके अलावा भी किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करो, या नेट सही हो गया तो आप डन सर। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पहले जो छूट गया है थोड़ा सा पीपी ओवरलैपिंग, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पीपी ओवरलैपिंग इधर लिख लेना, जो अलग से जिसने उधर पे स्पेस नहीं छोड़ा था वो कोएक्सियल डाल के इधर लिख लेंगे, ठीक है। जब आपका बेटा कुछ इस तरीके से पी ये है और दूसरा पी इस तरीके से, सपोज पीएक्स है, दोनों का एक्सिस क्या सेम है और जो उनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी कैसी है, वो यदि सेम है तो आप क्या करोगे, उससे जो ओवरलैपिंग होगा वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगा, तो कुछ इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट होगा। और आपको पता है जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दो उसको पी के लिए। सपोज आपका सपोज एफ है, एफ प्लस है, तो क्या बनेगा, एफ के लिए मैं यदि बताऊं आपको, ठीक है, तो एफ के लिए क्या हो जाएगा, ये एफ क्या होता है आपका 2p5 2s2। एफ के लिए मैं यदि आपको दिखाऊं तो इसका आउटर जो बैलेंस शेल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये शेल कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। आप जब ओवरलैप करेंगे तो इसका सपोज ये क्या पी ऑर्बिटल, मतलब ये पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका पी ऑर्बिटल बेटा इसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन। नॉइस इको हो रहा है।
क्या सभी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या थोड़ा और? नो सर। नो। प्रॉपर है, ओके ओके ओके। बेटा ऋषभ देखो तुम्हारा नेट क्या कुछ इशू है क्या? सर ऐसे लग रहा है आप दूर से बोल रहे हो। ऐसे लग रहा है? तो हाँ हो रहा सर, है बीच सर। में हाँ ऐसा सर। लग रहा है। बेटा मैं दूर से कहाँ पे, मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, सामने बस लैपटॉप है, दूर से हो ही नहीं सकता है। मैं लैपटॉप के ऊपर ही टैब रखा हूँ, टैब पे लिख रहा हूँ, तो कैसे दूर जा सकता हूँ? डिस्टेंस तो मेरी सेम ही है, बट हाँ ये हो सकता है मैं कभी सर ज्यादा नहीं हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अभी मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, कभी मैं थोड़ा सा धीमे बोलता हूँ, तो हाँ सर, इसकी वजह से होता होगा। वो एक्चुअली मैं बेटा मैं सेम तो नहीं बोल सकता हूँ ना, इंसान हूँ, तो जहाँ पे यस तेज सर। बोलने की जरूरत है वहां पे मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, सर बट थोड़ा सा इको हो रहा है। इको हो रहा है थोड़ा सा। चलो अभी देखो, यदि कोई और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना, ठीक है? अभी सपोज ये क्या है, ये आपका p ऑर्बिटल है। यदि ये p ऑर्बिटल है तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा बेटा, इस p ऑर्बिटल सपोज ये px है, ये px है, ठीक है? तो ये इस तरीके से होंगे। अब ये दोनों यदि ओवरलैप करेंगे और इस तरीके से क्या फॉर्म कर देंगे बेटा आपका, तो थोड़ा स्पेस कम है इधर बना रहा हूँ, और इस तरीके से इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? एफ एफ और दोनों एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग को आप क्या बोलोगे? पीपी ओवरलैपिंग बोलोगे। नोट कर लो इसको। डन ये? No, sir. सर एक मिनट। लिखो आराम से। डन? ये तो काफी टाइम दिया, हो गया? यस हो सर। गया? एक मिनट, फास्ट करो। नहीं सर, मैं बोला हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट। अब मैंने आपको कल समझाया था, जो हम लोग पॉस्टुलेट्स ही लिख रहे थे, ये कौन सा पॉस्टुलेट चल रहा था बेटा? थर्ड पॉस्टुलेट था, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के अंदर हम लोग ने इतना कुछ सीखा था। ओके, अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में जो हम लोग ने इतना कुछ सीखा, हमें अभी पता चल गया बेटा कि जो आपका ओवरलैपिंग है वो दो टाइप से, दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। वो दो फैक्टर क्या होते हैं? एक्सटेंट ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, करेक्ट? जो आपका बेसिकली एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है? नेचर ऑफ ऑर्बिटल और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। और मैंने बताया आपको जो नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में क्या बताया था, जो आपके पीपी ऑर्बिटल हो या एफ एफ या डी डी हो, इनमें ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होती है एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल।
करेक्ट। और दूसरा मैंने बताया यदि बेटा आपका कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो वो ज्यादा बेहतर होगी एज कंपेयर टू कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो अभी यदि मैं सपोज आपसे पूछूं पीपी, पीएस और एसएस और एक पीपी, और ये तीनों क्या है आपके कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, ये आपका कोलैटरल ओवरलैपिंग है। तो इनमें से बताओ बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें सबसे बढ़िया होगी? एक तो पक्की बात है बेटा कोलैटरल से कैसी भी कोएक्सियल हो बेटा वो ज्यादा ही होगी किससे? कोएक्सियल से। मतलब किसी में भी आपका कोएक्सियल हो हमेशा वो कोएक्सियल आपका ज्यादा अच्छा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा किससे? कोलैटरल से। क्लियर है? अब ये तीनों कोएक्सियल में कौन सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग करेगा? तो इधर क्या आ रहा है बेटा? इन दोनों में आपके एस आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में यदि एस आ रहा है और आपको पता है बेटा एस की वजह से ओवरलैपिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग किसमें होगी? पीपी में, देन पीएस में, और सबसे कम एस। आया समझ? तो ये याद रखना है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में कोएक्सियल की हमेशा ज्यादा होगी कोलैटरल से। तो अभी मैंने जितने पॉइंट आपको समझाए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में उसी का कंक्लूजन है ये कि यदि आपका पीपी ओवरलैपिंग कोएक्सियल हुआ, हेड ऑन हुआ, तो ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करेगा एज कंपेयर टू कोएक्सियल पी और एस, और उससे उससे ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी? एस एस का। ठीक है, और पीपी कोलैटरल सबसे बेकार ओवरलैपिंग होगी, उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे। नोट करो इसको, यदि कोई डाउट है तो पूछो। डन ये? अब हम लोग सपोज थोड़ा सा O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान से देखना है O2 मॉलिक्यूल। O2 में बेटा क्या है? 2 ऑक्सीजन है। अब कोई लिखेगा नहीं, सारा काम बंद करो, सिर्फ और सिर्फ इधर समझो। यहीं पर बेटा आपका जो नॉर्मल वीबीटी है वो खत्म हो जाएगा यदि आपने ये ढंग से समझ लिया। ठीक है, तो वो जो एक ऑक्सीजन है इसका आउट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? 2s2 और 2p4। तो 2s2 इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p4 में क्या होगा? कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। सेम बेटा इस ऑक्सीजन में होगा। सर आपने 2p6 लिखा है। ठीक है, ये आपका इधर भी 2p4 इधर भी 2p4 देखो क्रॉस है। ये आपका इधर 2s2 और इधर 2p4। राइट, अभी आप क्या देख रहे हो बेटा? ये वाला ऑर्बिटल फील्ड है, इसका कुछ नहीं। ये आपका ऑर्बिटल फील्ड है, इसका कुछ नहीं। ये हाफ फील्ड है। जब मैंने बेटा पहला पोस्टुलेट दिखाया था तो मैंने बोला था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक हाफ फील्ड है और ये एक हाफ फील्ड है। सपोज बेटा ये आपका पीजेड है, ये आपका क्या है? पीजेड है। अब यदि ये पीजेड है तो इसका ये एक क्या होगा? px, और दूसरा सपोज py है, कुछ भी मान लो। ठीक है, इसको py, इसको px, को जो भी मानना हो। ठीक है, अब मैंने आपको दूसरा पोस्टुलेट दिखाया था कि आपका जब बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है, क्योंकि हमेशा वो ट्राई करता है बेटा मैक्सिमम ओवरलैपिंग की। अब ये आप बताना कोएक्सियल ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग करता है या कोलैटरल? कोएक्सियल। तो हमेशा जब यदि इन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में पहला बॉन्ड जो बनना होगा वो कौन सा बनेगा? क्योंकि आपको पता है बेटा एक क्या करेगा? px px है, तो ये ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, ध्यान से देखना। और एक py py है तो ये ऐसे ओवरलैपिंग करेगा।
अब इनमें से कौन सा बॉन्ड बेटा ये क्या बनाएगा, सिग्मा, और ये क्या बनाएगा, पाई, करेक्ट। तो सपोज इनमें से बेटा जो आपका px, कोई भी px हो, तो इसका एक्चुअली में कैसे होगा, ऑक्सीजन का यदि एटम के मैं तीनों ऑर्बिटल बनाऊं, px py और pz कुछ इस तरीके से होंगे। सपोज आपका ये pz है, और इसको मैं थोड़ा और अच्छा बेहतर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन बनाऊं तो उसमें क्या होगा, सपोज ये pz है इसका, ये py है और ये px है, ये px है, ये py है, pz है। तो आपको पता है बेटा px में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से क्या हो जाएगी, py में ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इधर पे क्या पाई बॉन्ड, इधर पे सिग्मा। इसलिए आप बोलते हैं हमेशा हम लोग कि जो पहला बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हमेशा सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड हमेशा क्या होता है, पाई बॉन्ड। सिग्मा पहला बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि बेटा आपने पोस्टुलेट में सीखा है कि जहां पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा पहले फॉर्मेशन होगा। यदि मैक्सिमम ओवरलैपिंग किसमें होगी, px px में, क्योंकि कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। जो py जो पाई बॉन्ड बनाएगा वो बाद में ओवरलैपिंग होगी, और वो क्या होगा, इसलिए वो पाई बॉन्ड। अभी क्लियर है सभी को, यस सर। नोट करो इसको। तो आया समझ में बेटा O2 किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, O2 में कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो रही, नोट कर लो इसको फास्ट, इसको ड्रॉ कर लेना जैसे मैंने ड्रॉ किया है, और एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। डन। अब जिसने ये O2 को, जिसको समझ में आ गया, वो क्या करो बेटा N2 का, जैसे मैंने किया वो N2 के लिए सारे डिस्कशन करो और देखो कितने सिग्मा कितने पाई बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, चेक करो सभी लोग। फॉर N2 ड्रॉ करो सभी लोग, मैं N2 के लिए बनाऊंगा अभी 1 मिनट बाद, सभी लोग N2 के लिए ट्राई करो। ये करने के बाद डन। ये सर वो डबल बॉन्ड के नीचे क्या लिखा है? बेटा ये आपका डबल बॉन्ड के नीचे ये एक एक्चुअली में एरो बना हुआ है, ये बता रहा है सिग्मा बॉन्ड और ये बता रहा है पाई बॉन्ड। ओके सर। अभी डन। अभी सपोज N2 के लिए, चलो 1 मिनट और ले लो N2 के लिए, ये सभी लोग चेक करो N2 का, क्या ये जो मैंने O2 के लिए किया आपको N2 के लिए करते आ रहा है, देखो जरा क्या क्या हो रहा है, कौन से कितने ऑर्बिटल आपको वैकेंट मिल रहा है, किस किस की ओवरलैपिंग होगी, किस किस की ओवरलैपिंग से कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, सारा कुछ चेक करो, और हो जाए तो मेरे को मैसेज करना सर हो गया डन।
वेरी गुड बेटा, करेक्ट। बाकी लोग भी। चलो अब मैं बताता हूँ, ठीक है, देखो जरा। N2 N2 के लिए क्या है? अब N2 को सबसे पहले देखो, जैसे मैंने ऑक्सीजन के लिए लिखा था, करेक्ट रहती हूँ, जैसे जैसे मैंने ऑक्सीजन के लिए लिखा था वैसे आप नाइट्रोजन के लिए लिखो। नाइट्रोजन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसमें होंगे? 2s2 2p 3, ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p। 2s2 को यदि मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, और 2p को ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं, ठीक है। अभी यदि अब आप देख पा रहे हो बेटा, इधर पे 3 ऑर्बिटल्स कैसे हैं? हाफ फिल्ड है, और इनको आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इनमें ये ओवरलैपिंग होगा, ये और ये। इनमें से बेटा कोई भी एक px होगा, कोई भी एक py, और कोई भी एक pz होगा, करेक्ट। कोई भी एक px, कोई भी एक py, और कोई भी एक pz होगा, ठीक है। अब ये px py pz यदि है, तो अभी एन नाइट्रोजन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा होगा? एक px इस तरीके से, py इस तरीके से, और pz इस तरीके से। दूसरे नाइट्रोजन का बनाऊं तो क्या होगा? मैं इसको इस तरीके से कॉमन इसलिए बना देता हूं बेटा, क्योंकि मेरे को दोबारा ना ड्रॉ करना पड़े। तो इस तरीके से ये एक नाइट्रोजन हो गया, ये एक नाइट्रोजन हो गया, और ये एक आपस में, ये सपोज px है तो एक ये सिग्मा बना लेंगे, बाकी दो क्या बनाएंगे? इन दोनों को भी ओवरलैपिंग करना है। उससे पहले वाले में क्या था? एक फिल था, तो उनको कुछ करना नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पहला बॉन्ड सिग्मा, और बाकी दो बॉन्ड क्या हो जाएंगे? पाई। तो इस तरीके से आपके ये दो पाई, और ये क्या हो गया? सिग्मा। आया समझ में सभी को किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही? किस तरीके से आपका इधर पर N2 का फॉर्मेशन हुआ। नोट कर लो, इसको बना लो सभी लोग। इस तरीके से सभी लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, लिख लिया ये? चलो अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। सपोज आपका कोलैटरल में ऐसा कुछ है, वो d5 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 बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं d5 d5 बॉन्ड। जब आपका क्या हो, सपोज बेटा एक d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में सपोज आपका d1 में dxy ले लेता हूं, तो dxy का आपको शेप पता है, जिसने बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है उसको इसका शेप पता होगा, ठीक है। तो जो dxy है, जो अभी पढ़ रहे हैं उनको मैं अभी पढ़ाऊंगा। ये हो गया आपका dxy, और जो आपका py है सपोज सामने का पाई बॉन्ड बना लीजिए, ठीक है। d पाई मतलब एक d ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, जब बेटा कोलैटरल ओवरलैपिंग करें और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, क्या होगा? जब आपकी ये एक d ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से कोलैटरल ओवरलैपिंग यदि करेंगे तो क्या होगा? आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये दिखेगा कैसे? कुछ इस तरीके से। इसको मैं ड्रॉ करूं थोड़ा, तो ये तो आपका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है।
और ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड। कोलैटरल ओवरलैपिंग है बेटा, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, डी और पी, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड। आया समझ? और जब कभी ऐसा कुछ हो डी पाई बॉन्ड बने, वो और देख लो फिर एक साथ देखना। सपोज दोनों क्या है बेटा, आपके डी ऑर्बिटल है, सपोज एक इस तरीके से डी एक्स वाई है और दूसरा भी बेटा क्या है, सपोज डी एक्स वाई है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी, कोएक्सियल तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों के साथ कोलैटरल ओवरलैपिंग के बाद कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। ठीक है, ये थोड़े से मेरे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहे, आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और क्या होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और बाकी ये क्या हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ओवरलैपिंग होगी, इधर भी क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और दोनों डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाई बॉन्ड है, और दोनों डी ऑर्बिटल है, इसलिए हम इसको डी पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये समझो आप कि ये मतलब अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से ही पूछा जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले सबसे पहले इतना लिखो, डन। यस सर। आप सपोज देखते हैं बेटा, थोड़ा सा सपोज बेटा हम लोग देखते हैं H2SO4 है। ठीक है, तो इन केस ऑफ H2SO4 चेक करते हैं बेटा इधर पर कितने टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो रही। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में सारा कुछ, सिर्फ आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ बस देखो। ठीक है, जैसे आप लोग इसको जो हम लोग अभी तक जो करते आए थे, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, सल्फर के पास 6 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। थोड़ा सा बीच में ड्रॉ करता हूँ, इधर करो। अब आपके पास 4 ऑक्सीजन है, तो मैंने बोला था हमेशा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास, यदि बेटा ये हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा तो इसको सिर्फ सल्फर के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, और ये बाकी 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, तो ये होता है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये सारे क्या थे, सिंगल बॉन्ड थे, और सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। करेक्ट, क्योंकि बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म हो रहा है, और एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग सब जगह हो रही है, तो हर जगह सेम होना चाहिए। बट इधर एक्चुअली में क्या होता है, समझना ध्यान से। अब S का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। S का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3s2 3p4। S के लिए मैं ये ड्रॉ करूं, इस तरीके से होगा। और मैंने बताया था S क्या है, आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट सुपर ऑक्टेट फॉलो करते हैं, उनके पास उनकी वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। करेक्ट, अब आप देख रहे होगे जो आपका सल्फर है बेटा वो 2 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है,
क्योंकि आपने ऑक्सीजन में देखा था उसने 2 बॉन्ड बनाए थे क्योंकि उसके पास डी नहीं था, बट अभी सल्फर इतने सारे बॉन्ड बना है। होता क्या बेटा, जब ये सल्फर का ये नॉर्मल है, यदि एक्साइटेड स्टेट आप देखो तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर शेल पे चले जाए, ठीक है, मतलब ज्यादा ऑर्बिटल आपके पास बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हो, तो ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, मतलब ये होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि रिक्वायर्ड है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये इस तरीके से। तो ये हो गया इसका एक्साइटेड फॉर्म, ये था ग्राउंड। अब आपके पास क्या क्या है ध्यान से समझना। सपोज आपके पास टोटल 4 ऑक्सीजन है जो सल्फर से बॉन्ड बनाने वाले हैं, टोटल 6। तो यदि ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का बेटा कौन सा ऑर्बिटल खाली होता है, सिर्फ मैं वो 2s2 नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ 2p4 बना रहा हूँ। तो हर एक ऑक्सीजन का बेटा एक px और एक py खाली है, करेक्ट, ध्यान से समझते हैं ना। हर एक ऑक्सीजन का, सपोज 4 ऑक्सीजन, चलो मैं इधर 4 ऑक्सीजन बना ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्पेस मतलब चाहिए मेरे को, ऐसे ऐसे ये, ठीक है। तो सपोज ये ऑक्सीजन 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इसी तरीके से है। अब सल्फर बॉन्ड बनाने के पास सल्फर के पास इतने, और आपको पता है बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है हाफ ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ वीवी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब सपोज ये आपका S है और ये P है, तो आपको पता है बेटा S और जो S के साथ यदि मैं px को मर्ज करूं, मतलब ओवरलैप कराऊं, तो आपको क्या पता है S px ओवरलैपिंग हो जाता है, जबकि बेटा S के साथ py को यदि मर्ज करूं तो spy ओवरलैपिंग हो जाएगा, करेक्ट। तो इनमें से किसी एक ऑर्बिटल को यदि आप इसके साथ मर्ज कर दिए तो ठीक है। अब जो ये py बचा, ये py बेटा क्या करेगा, इसके py से ही ओवरलैपिंग करेगा, और यदि इसका px इसने इसके साथ ओवरलैपिंग कर लिया तो इसका py इसके साथ क्या करेगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो ये तो सपोज सिग्मा था, ये क्या हो जाएगा पाई। अब आ जाओ इधर, इधर ये py इसका यूज हो गया, तो बचा क्या होगा px और pz। px बेटा इसके साथ px क्या कर सकता है, इसके साथ इसका px क्या कर सकता है, सिग्मा बना सकता है px का, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, अब ये pz है, ये pz क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, करेक्ट। अब ये वाला ऑक्सीजन बेटा इसके साथ इसका px, और अब ये अलग है, इसके भी क्या होंगे px py pz होगा, ये चाहिए तो खाली पड़े, सॉरी ये तो d है, तो d ऑर्बिटल थे ना, ये क्या है आपका, सपोज dxy है, dyz dzx dz x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये है। तो सपोज ये आपका क्या करेगा, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, और ये अब इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, करेक्ट, आगे समझ। तो यदि ये वाला, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देनी चाहिए हमें, ये एक्चुअली में इसका ये अभी अपने पास 2 हाइड्रोजन भी तो हैं, हम ये हाइड्रोजन भूल गए थे, ये हाइड्रोजन इसका जो 1s है ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, और सपोज इस ये दूसरा हाइड्रोजन है वो भी क्या करेगा, इसके 1s के साथ ओवरलैपिंग, मतलब 1s और ये 2px और इसका 1s और इसका 2px ओवरलैपिंग कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये एक p और एक d ये ओवरलैपिंग करेंगे, और इसका एक py और इसका एक d ये ओवरलैपिंग करेंगे। तो टोटल मैं आपसे पूछूं कितने टाइप ऑफ बॉन्ड है, तो बड़ा ध्यान से देख के बताना, यदि मैं आपसे पूछूं कितने p पाई d पाई बॉन्ड है, p पाई d पाई बॉन्ड है, देखो इसने यदि बेटा इधर सिग्मा बनाया था तो ये पाई बनाएगा, इसने यदि सिग्मा बनाया तो इधर पाई बनाएगा। तो ये p पाई d पाई कितने बॉन्ड है, p पाई d पाई आपके 2 बॉन्ड है। तो इसमें से बेटा कौन सा आपका p पाई d पाई बॉन्ड होगा,
कौन सा बॉन्ड आपका पी पाई डी पाई। तो ये बॉन्ड आपका, देखो दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा क्या हो गया, मैं हाइड्रोजन भूल गया था तो थोड़ा सा चीजें गड़बड़ हो गई, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा सा नहीं तो तुमको को फील नहीं आएगा, ठीक है। इधर से मैं हाइड्रोजन थोड़े मिस कर दिए, तो हाइड्रोजन मिस करने से प्रॉब्लम हो गई। इधर देखो जरा, इसको एक बार और दोबारा सोचो, ठीक है। अब इधर 4 ऑक्सीजन है बेटा और 2 हाइड्रोजन भी है, वो हाइड्रोजन में छोड़ गया था। यदि हाइड्रोजन छोड़ दिए तो उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। यदि इधर पे एक एक इलेक्ट्रॉन, इधर से दोबारा शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इधर तक अभी तक सब सही था, जो सीखा है आपने सब सही सीखा, बट हाइड्रोजन के आने की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि बेटा इधर पे जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है दो एटम के बीच के जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा, तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, बाकी ये दो क्या है आपके पाई है, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी जो सीखा है वो सही। सपोज इसने बेटा इसके साथ क्या किया, सिग्मा बनाया, तो ये पी वाई एस के साथ क्या बनाएगा, वो भी सिग्मा बनाएगा। इसने इसके साथ सिग्मा, तो पी वाई इसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। अब ये जो बचे दो ऑर्बिटल हैं, ठीक है, इसने सपोज इसके साथ बनाया। अब ये जो इसके बचे दो ऑर्बिटल हैं, ध्यान से देखना, ये बेटा इसने इसके साथ सिग्मा बना लिया, ये खत्म। अब ये क्या करेगा, इसके साथ सिग्मा बनाएगा, तो ये इसके साथ क्या बनाएगा, इसके साथ पाई बनाएगा। और ये इसके साथ क्या बनाया, सिग्मा बनाया, तो इसके साथ ये क्या बनाएगा, इसका ये ऑर्बिटल। क्योंकि देखो ध्यान से समझना बेटा, इस ये तभी पॉसिबल है बेटा जब आप क्या करो, जब आपका ये तभी पॉसिबल, ध्यान से सुनना, ये तभी पॉसिबल है बेटा जब आपका क्या हो, ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हो। तो ये इसके साथ सपोज सिग्मा बना ले, या छोड़ो, इसके साथ इसने पाई बना और इसका इसके साथ सिग्मा बना दे, तो इस तरीके से जो क्या होगा, ये वाला जो ओवरलैपिंग है वो क्या है आपका। अब सब सारे बॉन्ड के बारे में नहीं बताओ, तो इसको आप क्या बोलोगे, पी पाई डी पाई, इसको क्या बोलोगे आप, पी पाई डी पाई, इसको आप क्या बोलोगे, इसको तो सिग्मा है सिंपल, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा था आपका 2ps, तो ये हो जाएगा आपका 2ps, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा इसमें से 2p और 2p, इस तरीके से बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगी, इसकी 2p और 1s के बीच, और ये वाला क्या हो जाएगा 1s और 2p के बीच। तो इस तरीके से आप बेटा सारे बॉन्ड में कौन सा कहां पर ओवरलैपिंग हो रहा है इसके बारे में बता सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पहले इसको नोट करो, अपने से समझने की कोशिश करो, फिर मैं ब्रीफ करूंगा एक बार। यदि किसी को कोई कंसेप्चुअल डाउट पूछना हो तो पूछो। कितने, अच्छा एक बार मतलब कितने लोगों को ये समझ में आ गया है, हैंड रेस करो, क्या हो रहा था एक्चुअली में इधर। ओके, बाकी लोग ठीक है, 2 लोग बस, तो कोई बात नहीं, 3 लोग। अभी सभी को आ जाएगा, ठीक है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा, ये थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसकी वजह से तुम लोग को समझ भी नहीं आया होगा। नोट करो इसको, फिर मैं समझा रहा हूँ इसको, छोटे से एग्जांपल देखें। डन ये, नो सर। ओके।
डन। सर बस लास्ट सेकंड। ओके देखो जरा, अभी सपोज हम लोग XG04 की बात करें, ठीक है, ये थोड़ा छोटा है इसलिए समझते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Xg जो है बेटा, Xg का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, Xg क्या है, लोकल गैस, और इसके लास्ट में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके s में कितने होंगे, ये आप इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, करेक्ट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से इसके 6 इलेक्ट्रॉन और उसके पास बेटा वैकेंट d ऑर्बिटल होगा। समझना बड़ा ध्यान से इसको, ठीक है, इससे समझ। इसमें भी क्या होगा बेटा, एक्साइट इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए इस तरह से एक्साइटेशन, ठीक है। अब इस तरीके से जो एक्साइटेशन हुआ, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, ठीक है। यदि आप विच डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Fg के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, इस तरीके से 4। अब हम लोग इधर से समझते हैं, ये जो आपके बॉन्ड है ये किस टाइप के बॉन्ड है। सपोज आपके पास 4 ऑक्सीजन है, तो मैं सेम वैसे ही क्या कर रहा हूँ बेटा, इसे 4 ऑक्सीजन में लिख ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। अब ये बेटा इसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा, करेक्ट। यदि इसका एक सिग्मा बन गया तो ये इसके साथ क्या बनाएगा, ये इसके साथ क्या बनाएगा, 5, बोलो क्या बनाएगा, 5 बनाएगा। या सिंपल ये रखो कि इसने सपोज इसके साथ सिग्मा बना लिया, ये इसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा, क्लियर। अभी इसका ये जो होगा, अब ये यदि सपोज से px ऐसे ओवरलैप कर लिया, तो इसके जो py होंगे ये कोएक्सियली ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये सिग्मा बनाएंगे, और इसका जो सपोज ये इसका px था, इसका py था और इसका pz था, तो ये pz इसके साथ कोएक्सियली ओवरलैप करके सिग्मा बना सकता है, करेक्ट। बाकी ये जो ऑर्बिटल है ये क्या होगा, p pi d pi, करेक्ट। ये अब इसका दूसरा वाला है वो क्या करेगा, पाई होगा, और इसके डी के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये आपका पाई बॉन्ड बना के देगा। ये वाला क्या करेगा, इसका पाई बॉन्ड बना के देगा, ये वाला इससे पाई बॉन्ड बना के देगा, ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो ये इधर पे ओवरलैपिंग क्या हुई, सपोज ये px पर s था, तो ये बोल सकते हैं लोग p और d, और ये पाई बना तो मैं बोल सकता हूँ तो इसको p पाई d पाई, p पाई d पाई, इसको भी क्या बोल सकता हूँ, p पाई d पाई, इसको भी p पाई d पाई, इसको भी p पाई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पहले 4 क्या थे, सिग्मा, और दूसरे बाकी क्या थे, ये आपके p पाई d पाई बॉन्ड थे। आगे समझ। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये 4 क्या हो जाएंगे आपके, ये सारे जितने भी ये आपके पाई बॉन्ड है आपके हो जाएंगे, और सिग्मा कौन से होंगे, इसमें बोल सकते हो 2p 2p, ये 2p 2p, और ये 2p 2p क्या हो जाएंगे आपके, सिग्मा। क्लियर है सभी को, अभी कितने लोगों को समझ में आ गया ये। नोट करो इसको फास्ट।
यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछो अभी। पाई और सिग्मा, अच्छा सिग्मा, ठीक है। एक एग्जांपल और कराना है। डन है। सपोज एक एग्जांपल मैं कराऊंगा आपको। H3PO4, ठीक है। इसमें देखो बेटा H3PO4 इस H3PO4 चेक करो कौन कौन सा ओवरलैपिंग होगा। देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। P है, P के आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 3s2 3p3, करेक्ट। इस तरीके से इसमें 2 और इसमें 3, और इधर पर एक्साइटेशन होके क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, करेक्ट, डी में, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है डी। तो एक्साइटेड फॉर्म क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, करेक्ट। अब ये जो एक्साइटेड फॉर्म है, अब हम लोग बॉन्डिंग कराना शुरू करें, ठीक है। तो सपोज आपके पास क्या है, सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया करो थोड़ा सा आइडिया के लिए। फास्फोरस के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन इस तरीके से, ये OH, ये OH और ये OH इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, पर हमें ये पता होना चाहिए बेटा एक्चुअली में इधर पे कितने ऑक्सीजन है। टोटल 4 ऑक्सीजन है जो फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर से मैं ऑक्सीजन के लिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके रख ले रहा हूँ, ठीक है। 4 ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अब सपोज बेटा अब हाइड्रोजन भी है, कितने टोटल 3 आपके सपोज हाइड्रोजन है, ठीक है। वो आपका 1s1 1s1 1s1। सपोज ये इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बना ले और ये इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बना ले, तो ये हो गया। और ये ध्यान से समझते रहना, कोई लिखना, ये क्या सपोज ये सिग्मा और ये सिग्मा, इनमें कौन कौन सा ओवरलैपिंग है, ये वाला हुआ आपका बेटा 2p, सॉरी 3p, ये वाला 3p, और ये क्या हुआ 2s। तो ये वाला जो बॉन्ड बना वो 3p 2s बना, और ये वाला कौन सा बना था, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, ये 3s और ये 2p, करेक्ट। अभी ठीक है, इसका क्या 3s है ना, ये 3s और ये 2p, ये बेटा 2p के साथ, मतलब ये डिफरेंट 2p है, 2p के साथ क्या ओवरलैपिंग हो रहा है, ये दोनों के बारे में पता चल गया आपको। सेम बेटा क्या होगा, ये वाला जो है सपोज ये इसके साथ सिग्मा बना ले, ठीक है, और इसके साथ ये सिग्मा बना ले, करेक्ट। तो ये इसका ये वाला कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो ये 2p के साथ, सॉरी 2p, हाँ 2p के साथ इसने बनाया 1s, और इसने 3p के साथ क्या बनाया, 3p के साथ 2p बनाया, तो ये 3p 2p हो गया। इधर समझते हैं नेक्स्ट, ये वाला ऑक्सीजन क्या करे, इसके साथ सपोज सिग्मा बना ले, ठीक है, क्योंकि 3p ओवरलैपिंग है, और इसके साथ ये क्या करे,
इसके 2 ही ऑर्बिटल, ये 2 खाली हो गए ना, ये इसके साथ सीधा नहीं। इसने भी क्या किया आपका, ये इसने क्या किया आपका, ये आपका कौन सा ओवरलैपिंग होगा, 2p 2p सिंपल, ये आपका 3p और इधर 2p और इधर क्या था 2p और माइनस, ये पता चल गया। इस तरीके से आप इन दोनों बॉन्ड के बारे में और पता कर लेते हैं। ये बेटा इसके साथ ओवरलैप करेगा, यदि बेटा इसने इसका पीपी ओवरलैपिंग एक सिग्मा बना लिया है पीपी ओवरलैपिंग से, तो अब दूसरा क्या बनाएगा, ऑब्वियसली पाई ही बनाना, पाई ही बना पाएगा, करेक्ट। अब इसने यदि पाई बनाया हुआ है तो ये वाला जो ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी पाई और ये क्या हो जाएगा, बट इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर ओवरलैपिंग है, पी पाई या डी पाई, पी पाई। तो ये सपोज इसने क्या करेगा सिग्मा, तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाएगा ना, ये सिग्मा और ये क्या हो जाएगा, तो इधर पे ये जो आपका है ये क्या हुआ सिग्मा और ये आपका पाई, और ये वाला कौन सा ओवरलैपिंग होके बना 2p 3d, ये वाला क्या बनेगा 2p 3। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये सारे मैंने बॉन्ड बता दिए कौन सा टाइप का बॉन्ड। अभी समझ में आया। तो इस तरीके से आपको बेटा सारे बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड किस टाइप का बना हुआ है। नोट करो इसको फास्ट। अभी अभी कितने लोगों को समझ में आ गया, एंट्रेस करो। ओके चलो गुड। डन ये ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग थोड़ा सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या होगा, सिग्मा और ये जो पाई बॉन्ड है इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, करेक्ट। जबकि पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग से। तो जनरली बेटा कॉलेज में आपके पूछा जाएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है, तब आपको ये पता होना चाहिए। और जेईई में भी आ सकता है, आपसे 4 ऑप्शंस के बारे में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका बेटा सिग्मा बॉन्ड है वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है और ये कोलैटरल ओवरलैपिंग है। तो आपका सिग्मा बॉन्ड है बेटा उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़िया होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग में, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़िया है इसलिए ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जबकि जो आपका पाई बॉन्ड है ये क्या होता है वीक बॉन्ड। क्लियर है। फिर उसके बाद एग्जिस्ट, ये जो आपके सिग्मा है बेटा सिग्मा एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली भी करते हैं, पर आपको पता है पाई बॉन्ड तभी बनता है जब पहले सिग्मा बन चुका होता है, करेक्ट। क्योंकि तो सिग्मा तो आपके बेटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कहीं पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, बट ऐसा कहीं नहीं होगा जहां पर बेटा पाई हो बट सिग्मा ना हो। ऐसा नहीं होता, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई। इसलिए आपके जो पाई ऑर्बिटल होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते जबकि सिग्मा आपके इंडिपेंडेंट हो।
तो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि जो आपके पाई बॉन्ड है प्रेशर हो जाएगा आपका एग्जिस्ट विद सिग्मा बॉन्ड। करेक्ट, तीनों पॉइंट क्लियर है। इसमें क्या होता है बेटा, जब सिग्मा आपका इंडिपेंडेंट है तो बेटा जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन सपोज इस तरीके से हुआ, वो एक्सियल ओवरलैपिंग है। अब यदि बेटा सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करना है तो ये रोटेट कर जाएगा, करेक्ट। बट यदि पाई बॉन्ड को रोटेट करना है तो भाई पहले संभाल के देखना पड़ेगा, कहीं पर इस तरीके की ओवरलैपिंग है, रोटेट करते टाइम पता चले ये तो रोटेट कर गया, ये रोटेट ही नहीं करा, ये कितना रोटेट कर रहा है, तो हमें सारी चीजें देखनी पड़ती है। ऐसा देखा जाता है कि आपका जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें आपके फ्री रोटेशन होता है, जबकि आपके बेटा जो पाई बॉन्ड होता है उसमें रोटेशन कैसा होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, फ्री रोटेशन नहीं होता। Free rotation around its own axis, around its own axis possible, जबकि बेटा इधर सिंपल बोल सकते हैं रोटेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड होते हैं उनको हमें सबको ध्यान में रखना पड़ता है, तो इसलिए इधर रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। और लास्ट पॉइंट मैंने अभी रेजोनेंस पढ़ाया था, तो रेजोनेंस में बेटा क्या कभी सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ चार्ज सिंगल डबल, तो डबल के जो इलेक्ट्रॉन थे वही मूव कर रहे थे। तो आप याद रखेंगे बेटा जो डबल बॉन्ड होता है वो डबल, जो दूसरा बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड था, सिग्मा की पोजीशन फिक्स थी, पोजीशन चेंज किसकी हो रही थी, डबल बॉन्ड की, करेक्ट। जो पाई बॉन्ड होता है उस वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जबकि आपका जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करता। सिंपल हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड does not participate in resonance क्या बोल सकते हैं, जो पाई बॉन्ड है आपका, पाई बॉन्ड does participate in resonance। इतना लिख लो सभी लोग, ये आपके मेन मैंने क्या बता दिए, डिफरेंस बता दिए जो आपके आप सभी को पता होना चाहिए। डन? नो सर। नो, देखो डन सर। अभी देखते हैं हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो
जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में बता रहा था आपको, तब मैंने बोला था कि जो आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने उधर पे आपको समझाया था। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ होता क्या है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका होता है, सपोज ये दो मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जितना ज्यादा बेटा स्ट्रांग बॉन्ड होगा मतलब उतना ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। करेक्ट, नाम से समझ में आ रहा है। मतलब यदि सपोज ये दो एटम बॉन्डेड हैं तो इनको मेरे को कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा टू सेपरेट बोथ एटम्स। इन दोनों एटम को यदि सेपरेट करना है बेटा तो कितना मेरे को, जितना ज्यादा एनर्जी मेरे को खर्च करना पड़ेगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। मतलब मैंने बोला था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से। जितना अच्छा आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना अच्छा आपका बॉन्ड बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और उतना ही ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सिंपल जो मैंने अभी पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि पीपी एसपी और एसएस और एक पीपी इधर लिखा था, यदि ये आपका फुल एक्सियल ओवरलैपिंग है, ये आपका फुल एक्सियल ओवरलैपिंग है, ठीक है, तो इनमें से सबसे अच्छा ओवरलैपिंग किसका हुआ है, ये मैं बता चुका हूँ। करेक्ट। अब इसमें ये दूसरा पॉइंट मेरे को बनाना है। दूसरा पॉइंट क्या बताना है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ ऑर्बिटल के। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। क्या है इसका मतलब, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो आपके साइज ऑफ ऑर्बिटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है साइज ऑफ ऑर्बिटल कब बड़ा होगा, सपोज आप मैं बात करूं आपका 1s और 2p या 2s 2p, या मैं बात करूं 2s, ठीक है, या तो मैं बात करूं 1s 2p या मैं बात करूं 2p 2p। अच्छा, जो जैसे जैसे ये जो n की वैल्यू ये क्या होती है, जैसे जैसे आपका n का वैल्यू मतलब प्रिंसिपल शेल नंबर यदि इंक्रीज होगा तो आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल यदि इंक्रीज होगा तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब यदि ये n का n है, ये क्या है, यदि बेटा आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जानी है, कम हो जानी। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल, यदि बेटा 1s मतलब ये छोटे ऑर्बिटल है, छोटे ऑर्बिटल में एस एस ओवरलैपिंग भी अच्छी होगी एज कंपेयर टू पी और एस, क्योंकि पी का क्या है, बड़ा ऑर्बिटल है। और ये जो पीपी ओवरलैपिंग है ये कोएक्सियल भी है, बट ये क्या है, बड़े ऑर्बिटल है, और बड़े ऑर्बिटल का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, कम। तो हम लोग सिंपल बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है बेटा, साइज छोटा है, साइज छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, if n same, if n is same, ध्यान से देखना, if n is same मतलब मैं ये लिखूं 3p 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 3s और 3s 3s। अब यदि बेटा n सेम है, n कैसा है, सेम है, यदि n आपका सेम है तब आप क्या लगाओगे, ये क्योंकि आपको पता है कि कोएक्सियल, ठीक है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग सेम ऑर्बिटल में ज्यादा होती है। ये सारे बेटा क्या है, बड़े ऑर्बिटल है। जब ये याद रखना, यदि सेम बड़े ऑर्बिटल है तो फिर आप ये लगाओ। यदि इनमें से कोई भी छोटा है, ये छोटा है, फिर आपको नहीं देखना, छोटा वाले का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, चाहे वो कैसी भी ओवरलैपिंग करे, बट छोटा वाला हमेशा ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग करेगा एज कंपेयर टू बिगर वन। आगे समझ में इतना, नोट करो ये। सर एक एक बार फिर से, प्रीवियसली इसमें देखो जरा क्या बोल रहा हूँ मैं।
सिंपल सी बात है, जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली, इसको नोट करो जिसको समझ में आ गया, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो आपका बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ ऑर्बिटल के। यदि आपका साइज इंक्रीज होगा तो आपका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो खराब होता जाता है। ठीक है, यदि 1s है और 1s 2p है, मतलब क्या 2p साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया इसका मतलब ओवरलैपिंग कम हो गई, और 2p मतलब दोनों के साइज बढ़ गए, और यदि दोनों के साइज बढ़ गए इसका मतलब क्या है, और कम ओवरलैपिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना छोटा ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा उतना बेहतर ओवरलैपिंग होगा एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू क्या, ये ओवरलैपिंग। ओके, लास्ट पेज देखो, स्क्रीनशॉट लो। डन। ओके ओके, लिखो इसको, ये हो जाए तो मेरे को बताना है, यदि किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। डन। देखो बेटा, एन सेम है तब तो साइज सेम है, करेक्ट। यदि एन सेम है तो साइज आपकी सेम है, तब आपको क्या देखना पड़ेगा कि पी का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा होता है या पीएस का। और यदि आपका छोटा है ये, ठीक है, यदि आपका कोई ऑर्बिटल छोटा है तो छोटे का, और छोटा जो भी स्मॉल ऑर्बिटल है उसका ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू बिगर वन। इतनी सी, इतना सा इसमें बात है और कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने बोला, जो आपने शिवान लिखा है वो मैंने ये नहीं बोला कि एन सेम है तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। उसको गलत बिल्कुल मत लो, मतलब कोई भी चीजें रिलेट मत करा करो, बस सिंपल इतने बात याद रखो। यदि आपका एन सेम है तो आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखेंगे, पी का अच्छा होता है, पीएस का और एसएस का। और यदि एन छोटा है तो फिर उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, चाहे वो कैसी भी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कर रहा है। बस इतनी सी। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। O2 and N2, O2 and N2 is stable at room temperature, at room temperature, but S2 not. Explain why.
कोई बताएगा? किसी को आइडिया नहीं लग रहा है? इनमें देखो बेटा कौन कौन से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। यदि आप देखोगे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग तो आपको आइडिया लग जाएगा। कृतिका सही बोल रहे हो आप, बट जो पीपी के जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है ये बताओ। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट ये भी बताओ साथ में कि क्यों नहीं है। नहीं देखो बेटा वेदांत, ये जो आपका एक्साइटेशन होता है बेटा, ये एक्साइटेशन जो कराते हैं, ये एक्साइटेशन होता कैसे होता है, कभी सोचे हो? ठीक है, तो जो एक्साइटेशन है वो बेटा जो सामने जो बॉन्डिंग करने के लिए सामने एटम्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी जो बॉन्डिंग होने से जो एनर्जी रिलीज होनी है ना, उससे आपका एक्साइटेशन होता है। सपोज एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो लगा भाई एनर्जी रिलीज हुई, उससे क्या हो गया, और बहुत सारे एटम आते हैं ना, तो एटम एटम की जो अट्रैक्शन है उनकी वजह से बेटा जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उस उसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपका एक्साइटेशन होता है। तो अब यदि सपोज इसके सल्फर के पास एटम ही नहीं है, एक ही एटम है, तो उधर पे कोई एक्साइटेशन होगा नहीं। तो ये नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि उधर एक्साइटेशन होगा, खाली पड़े इसलिए स्ट्रांग नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, कृतिका यस का सर। कृतिका का आंसर एकदम सही है। ठीक है, बट आंसर एकदम सही है आपका बेटा, बिल्कुल, बट इसमें से थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करनी है चीजें, और जो प्रद्युम्न ने लिखा है वो एकदम करेक्ट लिखा है। ठीक है, बाकी कोई और है तो दो लोगों का आंसर एकदम सही है, कृतिका का और प्रद्युम्न। कोई और भेजना चाहे आंसर, 1 मिनट, या बोल सकता है अभी, तो कोई माइक ऑन करके बोल भी सकता है किसी को समझ आ रहा है। देखो जरा, अब मैं बताता हूँ। आपने देखा बेटा जब O2 का मैंने देखो इसलिए बेटा, जो इससे पहले मैंने इतना ज्यादा समय दिया वो इसलिए दिया, जब आप O2 का देख रहे थे तो O2 के बीच में बेटा कौन सा ओवरलैपिंग हुआ था? O2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ था? 2p2p, करेक्ट। अच्छा, जो सल्फर था, ठीक है, सल्फर का जो ओवरलैपिंग होगा वो किसका किसका होगा? खाली पड़ा है, ठीक है, डी भी इधर बना के रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इधर भी सेम, इधर आपका ओवरलैपिंग होगा 3p3p। ठीक है, अब आप समझ सकते हो बेटा कि साइज इंक्रीज होने से, ध्यान से सुनना सभी लोग, साइज इंक्रीज होने से इतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है कि ये आपका रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आ रहा है? 2p2p तो आपको पता है साइज छोटा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और 3p3p में बेटा इतना कम हो जाता है कि वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है। आया समझ? तो ये हमेशा याद रखना कि यदि 3p3p ओवरलैपिंग होने की वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर को एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, जबकि O2 की अच्छी ओवरलैपिंग होने की वजह से ये एग्जिस्ट करता है। तो दो लोगों ने तो सही बताया था, बाकी लोगों ने क्या, किसी ने और यही सोचा था जो बता नहीं पाया? हैंड रेस कर सकते हो अभी, यदि किसी ने ऐसा ही सोचा हो और उसने बताया ना हो, मतलब कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
एक हम लोग अभी टेबल बनाते हैं, ठीक है। इधर लिखो ऑर्बिटल, इधर लिखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। और एक लिखो आप, इधर बनेगा बॉन्ड। सपोज एस ऑर्बिटल के साथ किसी भी एक्सिस पर, एनी एक्सिस ओवरलैप करेगा, बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। सिग्मा। यदि आपका एस ऑर्बिटल px के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, वो यदि x एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनेगा? बोलो। सिग्मा। s के साथ यदि py ओवर करे और वो भी y एक्सिस के अलोंग करे तो क्या बनाएगा? सिग्मा। सिग्मा। s के साथ यदि pz यदि z एक्सिस के साथ ओवरलैपिंग करे तो क्या बनाएगा? सिग्मा। नेक्स्ट यदि s ऑर्बिटल px के साथ ओवरलैप करे y एक्सिस में, क्या बनाएगा? नो ओवरलैप। बेटा वो ओवरलैप ही नहीं करेगा। क्या? नो ओवरलैप, ओवरलैप ही नहीं करेगा। इस तरीके से बेटा यदि इन दोनों की एक्सिस डिफरेंट है तो ओवरलैपिंग ही नहीं करेगा। है समझ में? मतलब y और z के साथ इनका ओवरलैपिंग नहीं होगा। सपोज मैं इसको x प्लस py लिखूं, इधर क्या होगा? x एक्सिस और y एक्सिस z एक्सिस के अलावा ये ओवरलैप ही नहीं करेगा। क्लियर? ये समझ में आ गया है सभी को? एस बेटा यस सर। इसके तरीके ऐसे ही ओवरलैप करता है, कभी एस इस तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाता, मतलब ऐसे ओवरलैपिंग इसमें नहीं होती है, इसलिए कहते हैं नो ओवरलैपिंग। अब यदि नेक्स्ट देखा जाए, एस प्लस pz, ठीक है। चलो अब छोड़ो, एस हो गया। अब एस का समझ गए ना, बार बार ऐसे आगे बढ़ते हैं तो वो 7 नंबर पे px px बेटा यदि x एक्सिस के अलावा ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बनाएंगे, करेक्ट। यदि py y एक्सिस के अलावा ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बनाएंगे, करेक्ट। ऐसे ही pz z एक्सिस के अलावा ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बनाएंगे। यदि बेटा pz x और z x और y एक्सिस के अलावा यदि ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे? फाइव। पाई, क्योंकि अब परपेंडिकुलर हो गया। ये भी समझ गए। यदि मैं px बोलूं z और y एक्सिस के अलावा ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनाएगा? y बोल। इतना नोट करो फास्ट। डन ये। नेक्स्ट देखो, यदि सपोज
dx की बेटा dx y के साथ ओवरलैपिंग कराओ, x का dx y के साथ ओवरलैपिंग कराओ along y एक्सिस, तो क्या बनना चाहिए पाई। पाई बॉन्ड। यदि बेटा सपोज मैं पी वाई का एक्स जेड के अलग से कराऊं along आपका सपोज एक्स एक्सिस, तो क्या होना चाहिए पाई परपेंडिकुलर है, ठीक है। या एक काम करो, पी वाई को आप वाई जेड के साथ कराओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो ये सारे क्या है आपके केसेस हैं जिसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक बचता है आपका क्या डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। इसके बारे में मैं कल लिखा, तो इसको हेडिंग डाल के छोड़ो और मेरे को बताना नेक्स्ट क्लास में डेल्टा बॉन्ड बताना है, ओके। ये लिख दिया तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। बाय बेटा, चलिए Hi, sir. Thank you, sir. बाय बाय, वेलकम, थैंक यू, बाय।